मीनू चिड़िया के पास एक प्यारी सी गाय थी जिसका मीनू चिड़िया बहुत ख्याल रखती थी। वो गाय साधारण गोबर नहीं करती थी, बल्कि हर बार वे गाय सोने का गोबर करती थी। ये लो मेरी प्यारी गाय, खाना खा लो, तुम्हारे भोजन का समय हो गया है। हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हें देसी घी और मक्खन बहुत ज्यादा पसंद है, तभी तुम ये खाना नहीं चाहती हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी मक्खन लेकर आती हूँ। फिर मीनू चिड़िया जल्दी जल्दी जाती है और घर से एक मक्खन की टिकिया लेकर आती है। ये लो मेरी प्यारी गाय, ये मक्खन खा लो, ये तो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है। फिर गाय बड़े मजे से वो मक्खन खा लेती है। गाय भी मीनू चिड़िया के पास बहुत खुश थी, क्योंकि मीनू चिड़िया ने बचपन से उस गाय को पाला था। सब कुछ खाकर गाय का पेट इतना भर जाता है कि वो उसी समय गोबर कर देती है। परंतु वे गोबर साधारण नहीं, बल्कि चमकदार सोना होता है। अरे वाह, ये गाय तो जादुई है, खाती है हमारी तरह आम भोजन और मल मूत्र में निकालती है सोना, वो भी इतना चमकता हुआ। अभी अपने मामा पापा को ये बात जाकर बताता हूँ, वो सुनेंगे तो दोनों खुशी से पागल ही हो जाएंगे। राजू कौवा जल्दी जल्दी से वहाँ से जाता है और फौरन से अपने घर पे पहुँचता है। क्या हुआ मेरे बच्चे, इतना हाँफते हुए क्यों आ रहे हो? मामा पापा, मैं जो देख कर आ रहा हूँ ना, अगर आप दोनों को बताऊंगा तो आप तो खुशी से पागल हो जाओगे। अरे राजू कौवे, ऐसा क्या देख लिया तुमने? जो भी देखा है हमें भी बताओ, ताकि हम भी उसे जाकर देख सकें। हाँ मामा, आप जानती हो ना मीनू आंटी को, मीनू आंटी के पास एक गाय है। हाँ, जानती हूँ मैं उस मीनू चिड़िया को, हर समय बस उस गाय के पीछे ही पड़ी रहती है। ऐसा लगता है वो गाय नहीं बल्कि उसकी माता जी हैं। हाँ रानी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने भी कई बार देखा है। वो अपनी गाय को कभी पनीर खिलाती है तो कभी देसी घी खिलाती है। जो वो खुद नहीं खाती होगी वो अपनी गाय को खिला देती है। पापा, मीनू आंटी बहुत ज्यादा तेज है, आपको कुछ भी नहीं पता। उनकी गाय साधारण भोजन खाती है, परंतु वे साधारण मल मूत्र नहीं खाती। और राजू कौवे, तुम क्या हवा में उड़ते हुए सभी पक्षियों के मल मूत्र देखते हो? पापा, आज मैंने देखा कि मीनू आंटी की गाय ने सोने का गोबर करा था, सोने का। मीनू आंटी उस सोने के गोबर को बेच कर बहुत अमीर हो सकती है। अरे क्या, सोने का गोबर, ऐसा कैसे हो सकता है? मामा, मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। उनकी गाय पनीर और देसी घी खाती है और फिर सोने का गोबर करती है। रानी कवि, अगर हम किसी तरह से उस मीनू चिड़िया की वे गाय चुरा लें, तो फिर उसके सोने के गोबर को बेच के हम तो बहुत अमीर हो सकते हैं। फिर हमें भोजन ढूंढने की भी कोई जरूरत नहीं होगी, बस अपने घर में लेटकर आराम करेंगे मजे से। हाँ कालू, हमें उस मीनू चिड़िया की वो गाय चोरी करनी होगी, परंतु उसे पता नहीं चलना चाहिए बिल्कुल भी। हाँ रानी, तो मुझे कुछ पैसे दो, मैं अभी जंगल जाकर मीनू चिड़िया की जैसी एक साधारण गाय लेके आता हूँ, जो मीनू चिड़िया की गाय से मिलती जुलती होगी। फिर हम रात में उन दोनों गाय को आपस में बदल देंगे। फिर कालू कौवा पैसे लेकर मीनू चिड़िया जैसी गाय लेने के लिए निकल जाता है। अरे भाई, मुझे व्हाइट और ब्लैक कलर की गाय दे दो। अरे कालू कौवे, बस ये ब्लैक कलर की गाय ही बची है, बाकी सारी गाय बिक गई हैं। अरे क्या, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें ब्लैक वाली गाय लेनी है तो ले लो, वरना जाओ यहाँ से। एक काम करता हूँ, ये ब्लैक वाली गाय ही ले लेता हूँ। फिर घर जाकर इस गाय पर सफेद कलर कर दूंगा, फिर ये बिल्कुल मीनू चिड़िया जैसी हो जाएगी। फिर कालू कौवा उस ब्लैक कलर की गाय को अपने घर पर लेकर आ जाता है और फिर सभी मिलकर उस काली गाय पर सफेद रंग कर देते हैं और वे गाय अब बिल्कुल मीनू चिड़िया की जैसी दिखने लगती है।
अरे वाह पापा वाह, ये गाय तो बिल्कुल मीनू आंटी की गाय से मिल रही है। अब तो हम इस गाय को आसानी से बदल सकते हैं। हाँ, अब बस रात का इंतजार है। रात होते ही मैं इस गाय को मीनू चिड़िया की गाय से बदल दूंगा। रात हो जाती है और कालू कौवा अपनी उस गाय को लाकर मीनू चिड़िया की गाय से बदल देता है। फिर कालू कौवा बिल्कुल देरी नहीं करता और रात ही रात में उस मीनू चिड़िया की गाय को लेकर वहाँ से चला जाता है। मीनू चिड़िया तो बेचारी घर के काम करके थक गई थी और सो रही थी, परंतु उसे क्या पता था कि उसकी गाय चोरी हो चुकी है। अगले दिन कालू कौवा उस गाय को बहुत सारा भोजन खिलाता है ताकि वे गाय बहुत सारा गोबर करे। अब देखना, ये गाय अब सोने का गोबर करेगी और फिर उसे बेचकर मैं कितना अमीर हो जाऊंगा। ऐसा ही होता है। भोजन करने के बाद वे गाय वहाँ पर सोने का गोबर कर देती है। कालू, हम अमीर हो गए, हम अमीर हो गए। इस गाय ने सोने का गोबर करा है। अब इस गोबर को बेच के हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। रानी, मजा आ गया, मजा आ गया। अब तो मैं इस जंगल का सबसे अमीर पक्षी बनूंगा। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया की गाय आज साधारण गोबर कर रही थी। तभी मीनू चिड़िया को शक हो जाता है कि ये उसकी गाय नहीं है। अरे, ये मेरी गाय को क्या हो गया? लगता है इसका पेट खराब है आज, तभी तो आज ये साधारण भोजन कर रही है। परंतु तभी वहाँ से एक बादल जा रहा होता है। अरे, यहाँ तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा और मुझे बहुत जोर की सुसु भी आ रही है। एक काम करता हूँ, यहीं पर सुसु कर लेता हूँ। फिर बादल की वजह से उस गाय पर बहुत सारा पानी गिरता है, जिसके कारण उस गाय का रंग उतर जाता है और वह अपने असली काले रंग में आ जाती है। अरे बाप रे, ये तो सच में मेरी गाय नहीं है। मेरी गाय तो सफेद रंग की थी, परंतु ये तो काली गाय है। लगता है कल रात को किसी ने अपनी गाय मेरी गाय से बदल दी और मेरी गाय चोरी हो चुकी है। मुझे इस पूरे जंगल में अपनी गाय को कैसे भी ढूंढना होगा। फिर क्या था, मीनू चिड़िया पूरे जंगल में अपनी गाय को ढूंढ रही होती है। तभी मीनू चिड़िया को कौवे का परिवार नजर आता है, जो कि उसके जैसी गाय के पास बैठा होता है। कालू कौवे, ये मेरी गाय है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाय को चुराने की? मेरी गाय ही सोने का गोबर करती थी और तुमने मेरी गाय को चुरा लिया। मम्मा मीनू चिड़िया, मैंने तुम्हारी गाय को नहीं चुराया। ये तो खुद ही चलकर मेरे पास आ गई होगी शायद। तुम सब्र करो कालू कौवे, तुम्हारी शिकायत तो मैं जंगल के तोते महाराज से करूंगी। जब वो तुम्हें बंदी बनाएंगे तभी तुम्हें समझ आएगा। नहीं मीनू चिड़िया, तोते महाराज से कुछ नहीं कहना, तोते महाराज से कुछ नहीं कहना। मैं आइंदा से कभी चोरी नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। मीनू चिड़िया को कालू कौवे पर बहुत गुस्सा आता है, परंतु वे उसे माफ कर देती है और फिर अपनी गाय को लेकर वहाँ से चली जाती है। मेहनत करने के बाद भी कालू कौवे के परिवार के हाथ कुछ भी नहीं आता, उनकी चोरी किसी काम नहीं आती। फिर क्या था, वे सब दोबारा से अपने घर में चले जाते हैं और किसी नई चोरी की तैयारी करने लगते हैं। ये कहानी एक ऐसे जंगल की है जो पहले बहुत ज्यादा हरा भरा हुआ करता था, परंतु फिर एक पक्षी के वहाँ आने से वे पूरा जंगल सूख गया। एक दिन एक कौवा जिसका नाम कालू था, वे दूसरे जंगल से आता है और सुंदरवन जंगल के एक पक्षी से मिलता है। मेरा नाम कालू कौवा है और मैं पक्षीपुर जंगल से आया हूँ। मैंने यहाँ की खूबसूरती के बारे में बहुत सुना था, परंतु आज मैं इतनी खूबसूरती और सुंदरता देखकर एकदम मोहित ही हो गया। यही तो बात है हमारे जंगल की, यहाँ का वातावरण एकदम साफ और शुद्ध है, तभी तो हमारा जंगल इतना ज्यादा सुंदर है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। पहले मैं पक्षीपुर जंगल से यहाँ पर सिर्फ घूमने आया था, परंतु यहाँ घूम घूम के अब लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ दिन रह ही जाना चाहिए और यहाँ की सुंदरता को और से देखना चाहिए। अच्छा, आप पक्षीपुर जंगल से आए हो। मैंने सुना है वहाँ के पक्षी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं और आप भी मुझे देखने में पढ़े लिखे ही मालूम होते हो। हाँ, मैंने बहुत पढ़ा लिखा है, परंतु मैं इस जंगल में रुककर अपना कुछ काम करना चाहता हूँ। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, परंतु तुम्हें मेरे काम में साथ देना होगा। अरे कौवे भाई, बिल्कुल, इसमें पूछने की क्या बात है।
आप हमारे जंगल में आए हो, आप हमारे मेहमान हो, मैं आपका हर काम में साथ दूंगा। कालू कौवा चाहता था कि उस जंगल का भी विकास हो जाए और वो जंगल भी बदलकर एक मॉडर्न जंगल जैसा हो जाए। इसीलिए कालू कौवे ने उस जंगल में रुक के उस जंगल का पूरा नक्शा बनाया था ताकि वो उस जंगल को पूरा मॉडर्न कर सके। फिर जब कालू कौवे का काम पूरा हो जाता है तो वे नक्शा लेकर सोनू चिड़े के पास पहुंचता है, परंतु सोनू चिड़ा कुछ पक्षियों की बातें सुन रहा था। अरे वाह, ये सोनू चिड़ा तो बहुत काम का पक्षी है, लगता है इसकी जंगल में बहुत चलती है। सभी पक्षी इसको अपना मसला बता रहे हैं और ये सभी को उसका हल बता रहा है। फिर कालू कौवा जहाँ सभी पक्षी खड़े थे वहीं पर चला जाता है। अरे कालू भैया, आप आइए आइए। पक्षियों, ये हमारे कालू भैया हैं। पक्षीपुर जंगल से आए हैं, जहाँ सब पढ़े लिखे पक्षी होते हैं वहाँ से, और इन्हें हमारा जंगल बहुत पसंद आया है, इसीलिए ये यहीं पर रह रहे हैं। पक्षियों, आपका जंगल बहुत सुंदर है, परंतु हमें इस जंगल के विकास के लिए काम करना होगा। मैं इतने दिन से इस जंगल में इसीलिए रुका हुआ था ताकि मैं इस जंगल के बारे में सब कुछ जान सकूं। एक बार इस जंगल का विकास हो गया तो सभी पक्षियों को हर चीज की सहूलत होगी और ये जंगल सुंदर भी और ज्यादा हो जाएगा। पक्षियों, मुझे लगता है कालू भाई सही कह रहे हैं, हमें इस जंगल की तरक्की के बारे में भी सोचना चाहिए। पक्षियों, अगर आप सब कहते हो तो कल से ही हम दोनों मिलकर इस जंगल के विकास पर काम करना शुरू कर देंगे। ऐसे कालू कौवा सभी पक्षियों को बहला फुसला कर उनसे परवानगी ले लेता है। अगले ही दिन से जंगल के अंदर जंगल के सारे पेड़ धीरे धीरे कटना शुरू हो जाते हैं। उस कालू कौवे ने तो बोला था कि जंगल का विकास करेंगे, परंतु ये तो हमारे जंगल को बर्बाद कर रहा है। जो हमारे पेड़ हैं उनको ही काट रहा है। अरे, यही तो चाइलों वाली सोच है तुम जैसे पक्षियों की, तभी तो हमारा जंगल तरक्की नहीं कर पाता। वो पढ़ लिख कर आया है, जो भी कर रहा होगा सोच समझ के ही कर रहा होगा, उसे करने दो। ऐसे कालू कौवा धीरे धीरे उस जंगल के सारे पेड़ों को काट देता है। पूरे जंगल में सीमेंट की जमीन और सिर्फ पक्के घर ही नजर आ रहे थे। जंगल की असल खूबसूरती अब कहीं खो चुकी थी। ऐसे जंगल का विकास होने के कुछ समय बाद कालू कौवा तो वापस अपने जंगल चला जाता है, परंतु सुंदरवन जंगल के पक्षी अब काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उस जंगल का वातावरण अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा था। पक्षियों, हमने बहुत बड़ी गलती की जो उस कालू कौवे की बात मान के इस पूरे जंगल का विकास करवा दिया। विकास के नाम पे उसने यहाँ पर सीमेंट की जमीन बना दी और पक्के घर बना दिए। इस जंगल में अब एक भी दरख्त नहीं बचा है। हाँ मीनू चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। अब तो इस जंगल में सांस लेना भी मुहाल हो गया है, मेरा तो दम घुटने लगा है। अरे पक्षियों, चिंता मत करो, ये जंगल दोबारा से ठीक हो जाएगा। यहाँ की जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ है, हम फिर से पेड़ पौधे उगाएंगे और पेड़ पौधे आराम से उग जाएंगे। सोनू चिड़े, तुम तो बोलो ही मत, ये सब कुछ तुम्हारे कारण ही हुआ है। ना तुम उस कालू कौवे की बात मानते, ना ये सब कुछ होता। और उपजाऊ जमीन पहले थी इस जंगल की, अब नहीं है। सिर्फ ये सब कुछ सीमेंट है, इस पर पेड़ पौधे कभी नहीं उगेंगे। मीनू चिड़िया, तो फिर हम क्या करें? अपने जंगल को कैसे ठीक करें? ऐसे इस तरह से इस जंगल में रहना तो अब आसान नहीं है। पक्षियों, आप सब चिंता न करें, मैं आज शाम को बूढ़ी कौवे के पास जा रही हूँ। उनके पास इस चीज का जरूर कोई न कोई इलाज होगा। फिर शाम होने से पहले पहले मीनू चिड़िया निकल जाती है और शाम होने तक मीनू चिड़िया बूढ़ी कौवे के पास पहुँच जाती है। तुम सभी ने अपनी ही कुल्हाड़ी से अपने ही पैर पे वार किया है, अब भुगतो। अब तुम्हारी जमीन पहले जैसी उपजाऊ नहीं रही है, जहाँ पर पेड़ पौधे आसानी से उग जाएं। अब तुम्हारे जंगल का कुछ नहीं हो सकता। बूढ़ी कवि, कृपया मदद कीजिए, कुछ रास्ता निकालिए। हम सब पक्षी अपने जंगल को छोड़ना नहीं चाहते, हमेशा से यहीं पर रहना चाहते हैं और अपने जंगल को ठीक करना चाहते हैं। अच्छा, तो ठीक है, ये लो, ये एक मिट्टी से भरी हुई तावीज है।
इस तावीज को ले जाकर अपनी पक्की सीमेंट की जमीन में गाड़ देना। फिर सुबह होने पर तुम्हारे जंगल में एक मिट्टी का पेड़ उग जाएगा। उस मिट्टी के पेड़ से तुम जितनी मिट्टी निकाल कर भी पेड़ पौधे उगाओगे वो बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे और एक वक्त बाद तुम्हारा जंगल फिर से हरा भरा हो जाएगा। जी बूढ़ी कवि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसा ही करती हूँ। अभी जाकर इस ताबीज को जमीन में गाड़ देती हूँ। मीनू चिड़िया ऐसा ही करती है। वो उस ताबीज को वहाँ से ले जाकर जंगल के बीचों बीच गाड़ देती है। फिर अगले दिन जब सभी पक्षी जमा होकर देखते हैं तो जंगल में एक मिट्टी का बड़ा और विशाल सा पेड़ उगाया था। पक्षियों, बूढ़ी कवि ने कहा है कि सभी इस पेड़ से थोड़ी थोड़ी मिट्टी ले जाकर अपने घरों में और आसपास उस मिट्टी से पेड़ पौधे उगाओ। मीनू चिड़िया, परंतु इस मिट्टी से पेड़ पौधे कैसे उगेंगे? हमारी जमीन तो सीमेंट की है। तोते, ये कोई आम मिट्टी नहीं है। इस मिट्टी से अगर तुम पेड़ पौधे उगाओगे तो वो बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे। चलो अब जल्दी जल्दी से सभी काम से लग जाओ। फिर क्या था, सभी पक्षी उस पेड़ से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर हर जगह पर छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाने लगते हैं। कुछ ही समय में जंगल के पक्षी उस पूरे जंगल में बहुत सारे पौधे लगा देते हैं। पक्षियों, हमने तो अपना काम कर दिया। अब बाकी जैसा ऊपर वाला चाहे, हमें अब इंतजार करना होगा। फिर काफी महीने गुजरने के बाद पक्षी देखते हैं कि उनके पेड़ पौधे जो उन्होंने लगाए थे वो अब काफी बड़े हो रहे हैं। धीरे धीरे उस चमत्कारी मिट्टी की वजह से उनके जंगल में दोबारा से दरख्त ही दरख्त भर जाते हैं और उनका पूरा जंगल दोबारा से हरा भरा हो जाता है। पक्षियों, आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई। हमने जो मेहनत करी थी सब हमारे सामने है। हमारा जंगल दोबारा से हरा भरा हो गया और वापसी इसकी खूबसूरती लौट आई। अब तो यहाँ का वातावरण भी बहुत ज्यादा साफ सुथरा हो चुका है। जंगल के ठीक होने पर सभी पक्षी बहुत ज्यादा खुश थे, परंतु सोनू चिड़िया थोड़ा सा उदास था। पक्षियों, मीनू चिड़िया, आप सभी मुझे क्षमा कर दो। मेरे ही कारण ये जंगल पूरा खराब हो गया था, परंतु मीनू चिड़िया की मेहनत से ये जंगल आज दोबारा हरा भरा हो गया है। मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। सोनू चिड़े, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। परंतु ख्याल रखना, आइंदा से किसी पक्षी की बातों में आकर अपने जंगल को नुकसान नहीं पहुँचाना। ऐसे उस जंगल में सब कुछ फिर से ठीक हो जाता है और सभी पक्षी दोबारा से खुशहाल जिंदगी गुजारने लगते हैं। एक जंगल में सोनू चिड़े का परिवार रहा करता था। सोनू चिड़ा एक मिस्त्री था और वो अपने काम में बहुत मेहनत करता था। अभी कुछ दिन पहले ही सोनू चिड़े की बेटी गुड़िया की शादी तय हुई थी। सोनू, अब तो साल भर में हमारी बेटी गुड़िया की शादी है। इसकी शादी के बाद हमारा ये घर कितना सोना हो जाएगा। पापा, आपने कुछ महीनों के अंदर ही मेरी शादी रख दी है, परंतु इतने कम वक्त में आप सब कुछ संभाल तो लेंगे ना? हमें तो बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी और आपका काम तो कोई इतना अच्छा नहीं चल रहा। अरे गुड़िया बेटा, ये सब बातें तुम्हारे पापा के सोचने की हैं। तुम ये सब बातें नहीं सोचो और बिल्कुल चिंता मत करो। तुम बस खुशी से शादी की तैयारियां करो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। अपने पिता से ऐसा सुनने के बाद गुड़िया अपने कमरे में चली जाती है। सोनू, आपने गुड़िया का दिल रखने के लिए तो कह दिया कि सब कुछ कर लेंगे आप, परंतु मैं जानती हूँ आपके हालात अच्छे नहीं हैं। आपका काम भी इतना तेज नहीं चल रहा, फिर आप सब कुछ कैसे करेंगे? तुम ठीक कह रही हो मीनू चिड़िया। मैंने ये कह तो दिया कि सब कुछ हो जाएगा, परंतु पूरे जंगल के पक्षी भी अगर मुझे अपने सारे काम दें तब भी गुड़िया की शादी में कुछ ना कुछ पैसों की कमी तो पड़ ही जाएगी। सोनू, आप एक काम क्यों नहीं करती? आप इस जंगल में उल्लू सेठ के पास जाइए। मैंने सुना है वे सभी पक्षियों को उधार देते हैं और उनके पास काफी धन है। हो सकता है वो हमारी बेटी की शादी के लिए हमें भी कुछ पैसे उधार दे दें। तुम ठीक कह रहे हो मीनू चिड़िया, मैं भी यही सोच रहा था। उल्लू सेठ के पास जाता हूँ और उनसे ही कुछ पैसे उधार मांगता हूँ। वो भले पक्षी हैं, क्या पता मेरी कुछ मदद कर दें।
फिर सोनू चिड़ा उल्लू सेठ के पास जाने के लिए निकल जाता है। उल्लू सेठ, कैसे हैं आप? सब कुछ ठीक है ना? हाँ, अब तक तो सब कुछ ठीक था, परंतु अब तुम जो बात बताने वाले हो उसे सुनकर कुछ ठीक रहता है या नहीं इसका मुझे नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, अब आ ही गए हो तो बता दो किस काम से आए हो। उल्लू सेठ, आप तो जानते हैं मेरी बेटी गुड़िया की शादी बस कुछ ही समय में है। वो समय बहुत जल्दी आने वाला है, इसीलिए मुझे काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत है। मैं बस इसी चिंता में हूँ कि इतने पैसे कहाँ से इकट्ठा करूँ। तभी मैं आपके पास आया था कि अगर शादी में मुझे कुछ ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कुछ पैसे उधार के तौर पर दे सकते हैं। अरे नहीं भाई, मेरे पास क्या कोई पैसों का पेड़ लगा है जहाँ से पैसे तोड़ तोड़ कर मैं तुम्हारी बेटी के लिए तुम्हें दे दूंगा। मेरे पास तो कुछ पैसे नहीं है। अच्छा ठीक है उल्लू सेठ, परंतु अगर जंगल में किसी भी पक्षी को मिस्त्री का काम पड़े तो आप उन सबके सारे काम मुझे दिलवाइएगा। मैं दिन रात मेहनत करूंगा और बहुत सारे पैसे इकट्ठा करके अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा। अच्छा ठीक है, जंगल में किसी भी पक्षी को अगर मिस्त्री का काम होगा तो मैं उसका काम तुम्हें ही दिलवा दूंगा। अब जाओ यहाँ से। ठीक है उल्लू सेठ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर सोनू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। अरे मैं कोई इतना बड़ा मूर्ख हूँ जो जंगल के सही पक्षियों के काम इसको दिलवा दूँ? ऐसे तो काम कर करके ये जंगल में सबसे ज्यादा अमीर हो जाएगा और मुझे भी पीछे छोड़ देगा। परंतु अगर मैंने इसे जंगल के सभी पक्षियों के काम दे भी दिए तब भी ये सभी के काम तो कर सकता ही नहीं है, क्योंकि ये किसी एक पक्षी का काम तो नहीं है। अरे मैं भी क्या इस फजूल मिस्त्री के बारे में सोचे जा रहा हूँ, जब जो भी होगा देख लेंगे। सोनू चिड़ा अपनी पत्नी मीनू चिड़िया के पास आकर उसे सारी बातें बताता है। सोनू चिड़े, मुझे लगता था कि उल्लू सेठ हमें कुछ पैसे देकर हमारी मदद कर देंगे, परंतु यहाँ तो उन्होंने भी साफ साफ इनकार कर दिया। हाँ मीनू चिड़िया, आप क्या कर सकते हैं, आज के समय में कोई किसी की मदद नहीं करता। मेरी बेटी की शादी है, मुझे ही सब कुछ करना होगा। परंतु सोनू, आप अकेले पूरे जंगल के पक्षियों का काम कैसे करेंगे? ऐसे तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी। नहीं मीनू चिड़िया, मुझे अब हिम्मत करनी होगी। कल से मैं सुबह ही सुबह अपनी दुकान पर जाऊंगा और अब से दिन रात मेहनत करके खूब पैसे कमाऊंगा ताकि मैं अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर सकूं। सुबह हो जाती है, सोनू चिड़ा अपनी दुकान पर आ जाता है। सोनू चिड़ा अपनी दुकान पर एक बोर्ड लगाता है जिसमें लिखा था कि सभी पक्षी कृपया करके अपना सारा काम मुझे ही दें, क्योंकि कुछ समय में मेरी बेटी की शादी है। जंगल के सभी पक्षी बहुत ज्यादा अच्छे थे, वे उस बोर्ड को पढ़कर अपना सारा काम सोनू चिड़े से ही करवाते हैं। सोनू चिड़ा अकेले ही अब दिन रात जंगल के सभी पक्षियों का काम दिल लगाकर करने लगता है। दिन रात मेहनत करके सोनू चिड़ा इतने पैसे जमा कर रहा था कि वे अपनी बेटी की शादी अच्छे से करा सके। परंतु ये बात जंगल के उल्लू सेठ को बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। अरे ये सोनू चिड़ा ऐसे ही काम करता रहा तो ये तो कुछ दिनों में ही मुझसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सॉरी, गलती इस जंगल के पक्षियों की है, अपने आप को कुछ ज्यादा ही अच्छा समझते हैं। उस घटिया से मिस्त्री पे तरस खाकर अपना सारा काम उसी से करवा रहे हैं और वो सोनू चिड़ा खूब पैसे कमा रहा है। अब मैं इन जंगल के पक्षियों को अच्छा सबक सिखाऊंगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। फिर क्या था, उल्लू सेठ रात के समय जंगल में निकल जाता है और पक्षियों के घरों में एक एक करके आग लगाने लगता है। परंतु तभी सोनू चिड़े को सपना आता है। जागो जागो सोनू चिड़े जागो, तुम्हें इस जंगल की आपातकाली घंटी को बजाना होगा। सोनू चिड़ा अपनी नींद से चौंक कर उठ जाता है। अरे बाप रे, ये कैसा सपना देख लिया मैंने। लगता है ये कोई संकेत है, मुझे जंगल के सभी पक्षियों को सतर्क करना होगा। फिर सोनू चिड़ा फौरन से जाकर जंगल की आपातकाली घंटी को जोर जोर से बजाने लगता है। अरे ये घंटी किसने बजा दी इस समय? अब जंगल के सभी पक्षी अपने घरों से बाहर आ जाएंगे और अपनी अपनी आग बुझा देंगे। उससे पहले मैं यहाँ से चला जाता हूँ, नहीं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। ऐसे जंगल के सभी पक्षी उस घंटे की आवाज सुनकर अपने घरों से बाहर आते हैं और उस आग को पानी से बुझा देते हैं। सोनू चिड़ा
सभी पक्षियों के पास जमा होता है और सभी को बताता है कि उसने सपने में देखा था कि उसे घंटी बजानी है। परंतु तभी वहाँ एक जादुई परी प्रकट होती है। सोनू चिड़ी, मैं ही वो जादुई परी हूँ और मैं ही तुम्हारे सपने में आई थी। मैंने ही तुम्हें कहा था कि सभी पक्षियों को घंटी बजाकर सतर्क कर दो। हाँ, तुम ही हो, तुम ही वो जादुई परी हो, तुम ही मेरे सपने में आई थी। पक्षियों, दरअसल आपके जंगल में एक ऐसा दुष्ट पक्षी है जो आप सभी को नुकसान पहुंचाना चाहता है और उसका नाम है उल्लू सेठ। वो आप सभी के घर में आग लगा कर गया था, परंतु अब मैंने अपने जादू से उस उल्लू सेठ को बंदी बना लिया है। सोनू चिड़ी, तुम बहुत ज्यादा मेहनती हो और तुमने मेरी बहुत मदद भी की है। बस इसीलिए मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक उपहार देना चाहती हूँ। तभी जादुई परी सोनू चिड़ी पर जादू करती है और उसी समय सोनू चिड़ी के एक पंख की जगह 4 पंख आ जाते हैं। सोनू चिड़ी, मैं जानती हूँ तुम अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो और तुम्हारी सेहत खराब ना हो, इसीलिए अब तुम इन सारे पंखों से काम कर सकते हो और अब तुम थकोगे भी नहीं। जादुई परी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये चारों पंख मुझे अब बहुत काम आएंगे। फिर जादुई परी उल्लू को अपनी दुनिया में लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन से सोनू चिड़ा अपने चारों पंखों से बहुत आसानी से सभी का काम करने लगता है और उसको बिल्कुल भी थकन नहीं होती। ऐसे ही मेहनत से काम करके सोनू चिड़ा बहुत सारे पैसे जमा करता है और अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छे से करा देता है। अरे सुनिए जी, आप जंगल में सभी पक्षियों के साथ ऐसा बुरा व्यवहार क्यों करते हैं? जंगल का कोई भी पक्षी आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता। अरे लक्ष्मी, तुम्हें कुछ नहीं पता, मेरा सूद का कारोबार है। अगर मैं सब पक्षियों से नरमी से बात करूंगा तो सभी मेरे पैसे लेकर भाग जाएंगे और मेरे पैसे मुझे ब्याज के साथ वापस नहीं करेंगे। हाँ, तो ये तरीका है आपका जिससे आप लोगों को पैसे उधार देकर उनसे उन पैसों पे ब्याज वसूलते हैं। हाँ, यही तो मेरा कारोबार है। अब तुम ज्यादा दिमाग मत लड़ाओ और जाओ जाकर खाना बनाओ, तब तक मैं तोते महाराज से मिलकर आता हूँ। उल्लू सेठ बहुत दुष्ट था। वे जंगल के सभी गरीब पक्षियों को पैसे उधार देता था और उन पैसों पे उनसे ब्याज लेता था जो कि बहुत ज्यादा होता था। कुछ ही समय में उल्लू सेठ तोते महाराज के पास पहुँच जाता है। महाराज, आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी मुझे, तभी मैं यहाँ चला आया। हाँ उल्लू सेठ, कहो क्या बात है? महाराज, मैंने आपको कहने पर उस सोनू चिड़े को पैसे उधार दिए थे, परंतु अभी तक उसने अपने पैसे मुझे वापस नहीं किए हैं और ना तो उन पैसों में जो ब्याज बनता है वो मुझे दिया है। अगर कुछ समय तक उसने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं उसका जो खेत है वो अपने कब्जे में ले लूंगा। अरे ये क्या कह रहे हो? अभी कुछ ही समय तो हुआ है उनको तुमसे पैसे लिए हुए, उनको थोड़ा समय दो, वो तुम्हारे सारे पैसे वापस कर देंगे। नहीं महाराज, अब बस बहुत हो गया, अब आप बीच में से हट जाइए, मैं अपने पैसे खुद वसूल करना जानता हूँ। ऐसा कहकर उल्लू सेठ वहाँ से वापस अपने घर चला जाता है। बालू कौवे, मैं तोते महाराज को चेतावनी देकर आ गया हूँ कि अब वो बीच में ना आए। मैं अपने पैसे सोनू चिड़े से खुद ही वसूल कर लूंगा और अगर उसने मुझे पैसे देने से मना किया तो उसका जो खेत पड़ा हुआ है उस पर मैं कब्जा कर लूंगा। अरे उल्लू सेठ, मैं तो तुम्हें बहुत समझदार पक्षी समझता था, परंतु तुम तो एक नंबर के बेवकूफ पक्षी निकले। अरे ऐसी क्या बेवकूफी की बात की है मैंने जो तुम मुझे बेवकूफ कह रहे हो? अरे तुम्हें बेवकूफ नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ? ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि सोनू चिड़ा अभी तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटाने वाला नहीं है और तुम चाहते हो कि तुम उसके उस बंजर खेत को कब्जा करो। हाँ तो उस खेत में क्या बुराई है? जब उसकी जमीन पर मैं कब्जा कर लूंगा तब उसकी अकल ठिकाने आएगी। अरे नहीं, उस खेत पर कब्जा करने से कुछ भी नहीं होगा। उससे अच्छा आइडिया मैं तुम्हें देता हूँ। देखो, अभी कुछ ही समय में जंगल में बहुत ज्यादा गर्मी आने वाली है। गर्मी से परेशान होकर जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घर में एयर कूलर लगवाएंगे। इस जंगल के आधे से ज्यादा पक्षियों पर तुम्हारे पैसे उधार हैं। अब तुम उनके खेतों पर कब्जा नहीं करो, बल्कि उनके घर में जो एयर कूलर है उनको उठाकर अपने पास ले आओ। फिर देखना जंगल के पक्षी कैसे परेशान होते हैं और तुम्हारे पैसे और ब्याज लेकर कैसे तुम्हारे पास दौड़े चले आते हैं। अरे वाह, तुम्हारी इस तेज बुद्धि का तो जवाब नहीं, क्या आइडिया दिया है तुमने, मजा आ गया।
अब मैं यही करूँगा। जैसे ही गर्मियाँ शुरू होंगी मैं सभी पक्षियों के एयर कूलर अपने घर में उठा कर ले आऊंगा। फिर सभी पक्षी परेशान होकर मेरे पैसे और ब्याज मुझे खुद ला कर देंगे। कुछ दिनों बाद जंगल में गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है। पूरे जंगल का मौसम एकदम से बदल जाता है। सोनू चिड़ा अपने परिवार के लिए रूम कूलर लेकर आता है, जिससे वो इस गर्मी से बच सके और ठंडी हवा खा सके। अरे सोनू चिड़े, ये तुमने क्या किया? तुम रूम कूलर लेकर आ गए। पहले हमें उस उल्लू सेठ के पैसे वापस करने थे। तुम जानते हो ना, वह तोते महाराज को धमकी देकर गया है कि हमने उसके पैसे वापस नहीं किए तो वो हमारे खेत पर कब्जा कर लेगा। मीनू चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो, परंतु देखो गर्मी कितनी ज्यादा है। मेरी बच्ची इस रूम कूलर के बिना इस गर्मी में कैसे रह सकती है। बस इसीलिए मैं ये रूम कूलर उठा कर ले आया हूँ। उस उल्लू सेठ के पैसे तो मैं कैसे न कैसे उसे लौटा ही दूंगा। हाँ सोनू चिड़े, हमारे पास बस वो खेती है जिससे हमारा घर चलता है। अगर उल्लू सेठ ने हमारे खेत पर भी कब्जा कर लिया तो हमारा घर कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो मीनू चिड़िया, मैं बस एक बार इस उल्लू सेठ के पैसे लौटा दूं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पापा पापा, रूम कूलर चलाओ ना, मुझे ठंडी ठंडी हवा खानी है। पापा पापा, रूम कूलर चलाओ ना। अभी सोनू चिड़ा रूम कूलर चलाने ही वाला था कि तभी उल्लू सेठ कालू कौवे को लेकर उनके घर पर आ जाता है। नया रूम कूलर, इसका मतलब घर में अय्याशी हो रही है और मेरे पैसे मुझे लौटाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। अरे उल्लू सेठ, ये रूम कूलर लाना मेरी मजबूरी थी। जैसे जैसे पैसे जोड़कर मैं ये रूम कूलर लाया हूँ ताकि हम सब सुकून से हवा में रह सकें। और तुम चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें लौटा दूंगा। अरे चिंता की जरूरत अब हमें नहीं है, चिंता की जरूरत तुम्हें है, क्योंकि हम तुम्हारे इस रूम कूलर पर कब्जा करने आए हैं। अब जब तुम हमारे पैसे लौटाओगे तभी ये रूम कूलर तुम्हें वापस मिलेगा। अरे ये तो बहुत गलत है। सोनू चिड़े कह तो रहे हैं कि वो आपके पैसे वापस कर देंगे, तो फिर ये रूम कूलर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। कालू कौवा बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब जब तक तुम सब मेरे पैसे मुझे ब्याज के साथ नहीं लौटाओगे, तुम्हारा ये रूम कूलर मैं तुम्हें वापस नहीं करूँगा। इसे लेकर मैं अपने घर जा रहा हूँ। फिर उल्लू सेठ और कालू कौवा सोनू चिड़े के घर से वे रूम कूलर ले जाते हैं और अपने घर में रख देते हैं। ऐसे ही शाम तक उल्लू सेठ जंगल के सभी पक्षियों के रूम कूलर अपने घर में जमा कर लेता है। ऐसे ही कुछ दिनों में उस जंगल में बहुत जोरों की गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है। सोनू चिड़े का परिवार गर्मी से घर में बहुत ज्यादा परेशान था और वहीं वे सोनू चिड़ा बहुत ज्यादा चिंतित था, क्योंकि उसके खेत की जमीन गर्मी की वजह से बंजर हो गई थी। वहाँ की फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। अरे इतना बुरा तो पहले कभी नहीं हुआ मेरे साथ। इस बार इस उल्लू सेठ ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। क्या करूं? अब घर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा? यहाँ पर तो घर पे ले जाने के लिए भी भोजन नहीं बचा है। सोनू चिड़ा परेशान था, परंतु उसी समय वहाँ पर एक बूढ़ी कौवी आती है। अरे क्या हुआ सोनू बेटा, काफी परेशान लग रहे हो। कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो। क्या बताऊं माँ जी आपको, वे उल्लू सेठ है ना, वे दुष्ट उल्लू सेठ जो सभी पक्षियों को उधार के पैसे देके उनसे इतना ब्याज लेता है कि वे कभी उसका उधार चुका ही नहीं पाते। वो मेरे घर का रूम कूलर उठा कर ले गया और यहाँ ये मेरा पूरा खेत पूरी तरह से सूख चुका है। अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं घर पर कुछ भोजन ले जा सकूं। अरे परेशान क्यों होते हो बेटा, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस जंगल में तुम थोड़ा अंदर को जाओगे तो तुम्हें एक दुकान नजर आएगी, वहाँ जाकर तुम तरबूज के बीज मांग लेना। अरे माँ जी, परंतु मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे बेटा, वे दुकानदार तुमसे पैसे नहीं मांगेगा और तुम्हें तरबूज के बीज दे देगा। फिर वो तरबूज के बीज लाके तुम अपने खेत में बो देना, फिर देखना क्या कमाल होता है। सोनू चिड़ा काफी चिंतित था, परंतु वह उस बूढ़ी कौवी की बात मान लेता है और फिर जंगल में जाकर वे वो दुकान ढूंढने लगता है। कुछ ही समय में सोनू चिड़े को तरबूज के बीजों की दुकान मिल जाती है। मुझे बूढ़ी कौवी ने इस दुकान का बताया था। मुझे तरबूज के बीज चाहिए, परंतु मेरे पास पैसे नहीं हैं।
वे पक्षी सोनू चिड़े को तरबूज के बीज ऐसे ही दे देता है और सोनू चिड़ा वे बीज लाके अपने पूरे खेत में बो देता है। सुबह के समय सोनू चिड़ा अपने पूरे परिवार को लेकर खेत में पहुंचता है। तब वो सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि एक ही रात में उस पूरे खेत में बड़े बड़े तरबूज उगाए थे। अरे लगता है जरूर उस बीज के अंदर कुछ न कुछ जादू ही था, तभी तो एक रात के अंदर अंदर ये पूरा खेत इतने बड़े बड़े तरबूजों से भर गया। सोनू चिड़े, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में इतने बड़े बड़े तरबूज कभी भी नहीं देखे हैं। अब तो इन तरबूजों को बेचकर हम बहुत पैसे कमा सकते हैं और उस उल्लू सेठ का उधार भी उससे वापस कर सकते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो मीनू चिड़िया। परंतु उसी समय सोनू चिड़े की बेटी गर्मी से चक्कर खाकर वहीं गिर जाती है। सोनू चिड़ा जल्दी से उस तरबूज को काटकर उससे एक बढ़िया सा छाता बना लेता है। उस तरबूज के छाते के नीचे खड़े होने के बाद सोनू चिड़े की बेटी को होश आ जाता है। पापा पापा, ये छाता तो बहुत ज्यादा ठंडा है। ऐसा लग रहा है कि मैं बर्फ के नीचे खड़ी हुई हूँ, या तो फिर ये कोई रूम कूलर है। तब सोनू चिड़ा उस छाते को अपने ऊपर करके देखता है तो सोनू चिड़े को भी गर्मी में ठंडक का एहसास होता है। अरे हाँ, वाकई ये छाता तो गर्मी में रूम कूलर का काम कर रहा है। एकदम ठंडा ठंडा कर दिया इसने मुझे। सोनू चिड़े, ये जरूर उन जादुई बीजों का कमाल है। उनकी वजह से ही ये तरबूज इतने ज्यादा ठंडे हैं। हाँ मीनू चिड़िया, अब तुम देखना, इन ठंडे छातों को बेच बेच कर मैं इस जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा और मेरा परिवार भी अब से हमेशा खुश रहेगा। अब से सोनू चिड़ा अपनी दुकान पर उन ठंडे छातों को बेचने लगा और सभी पक्षी रूम कूलर की जगह अब सोनू चिड़े के तरबूज के छाते लेने लगे। सोनू चिड़ा तरबूज के छाते बेचकर अब अच्छी कमाई करने लगा था। अब सोनू चिड़े का परिवार बहुत ज्यादा खुश था। वहीं दूसरी तरफ उल्लू सेठ ने अपने घर में पूरे जंगल के रूम कूलर जमा किए हुए थे, जिनमें से एक रूम कूलर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और शॉर्ट सर्किट के कारण पूरे घर में आग लग जाती है। उल्लू सेठ के पूरे घर में आग लग जाती है, जिसके कारण उल्लू सेठ बर्बाद हो जाता है और वे जंगल छोड़कर वहां से चला जाता है।